नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से कहा, कांवड़ यात्रा नहीं रोकी तो देंगे आदेश। अदालत ने राम भक्त गोपाल को नहीं दी जमानत, कहा कोविड से अधिक खतरनाक। पंजाब में घमासान के बीच सोनिया राहुल से फिर मिले सिद्धू, कैप्टन नाराज। असम में हिमंत का ठोको राज, पुलिस ने चलाई धड़ल्ले से गोलियां, 5 की मौत। मिशन यूपी शुरू करने लखनऊ पहुंची प्रियंका, पार्टी में जान फूंकने की कुछ चुनौती। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज योगी सरकार से साफ कह दिया है कि अगर योगी सरकार कांवड़ यात्रा को रोकने पर विचार नहीं करती है तो वो इस मामले में आदेश देने के लिए बाध्य होगा। अदालत ने योगी सरकार से कहा कि वह उसे एक और मौका देती है कि वह यात्रा को रोकने के बारे में विचार करे। अदालत ने कहा कि हम सभी भारतीय हैं और ये स्वतः संज्ञान संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लिया गया है और ये सभी पर लागू होता है। या तो आप फिर से विचार करें वरना हमें आदेश देने होंगे। वहीं केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कांवड़ यात्रा के विरोध में पक्ष रखा है। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि राज्यों को कांवड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। केंद्र ने इसके पीछे कोरोना महामारी के कारण बने हालात को वजह बताया है। अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी आदत के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार अड़े हुए हैं कि ये कांवड़ यात्रा वो करवा कर मानेंगे, भले ही कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बने, लोग मरें जिएं, इनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और चुनाव उन्हें जीतने हैं, इसलिए लोगों की जानों को दांव पे लगाने में उन्हें कोई परहेज़ नहीं है। वो इसके लिए खुशी से तैयार हैं और कांवड़ यात्रियों को मार्ग देने के लिए तैयार हैं, उनके लिए तमाम छूटें व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत सख्त है। पिछली बार कुंभ का आयोजन उत्तराखंड की सरकार ने किया था और हम जानते हैं कि उसके क्या नतीजे देश को भुगतने पड़े हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस बार ये ऐसा नहीं होने देना चाहता है। उसने केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया था और केंद्र सरकार ने जो रुख जाहिर किया है वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से विपरीत नज़र आ रहा है। आप देखिए, एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी की 3 राज्यों में सरकार हैं और 3 देखिए ऐसे अलग अलग रुख अख्तियार किए जा रहे हैं जैसे उनका इस पूरे मामले से अलग अलग संबंध हो। उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा को रोकने के लिए बहुत कड़ाई के साथ लगी हुई है। उसने हरिद्वार की सीमाएं, अपने राज्य की सीमाएं सील करनी शुरू कर दी हैं। कांवड़ों के लिए वो बस इतना इंतज़ाम कर रही है, कांवड़ यात्रियों के लिए, कि वो टैंकों में भरकर गंगा जल उनको सीमा पर उपलब्ध करा देगी। वो वहाँ से गंगा जल लेकर जाएं और अपनी कांवड़ यात्रा संपन्न करें। तो ये एक उपाय निकाला गया, लेकिन इसमें भी खतरे हैं क्योंकि जहां टैंकर होंगे वहां कांवड़ यात्रियों की लाइन लग जाएगी, भीड़ लग जाएगी और वो कोरोना फैलाने के लिए एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट का काम करेगी। तो उत्तराखंड अपने को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार वो जानती है कि देश में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पैंडेमिक रोकने के लिए प्रोटोकॉल तय किए गए हैं। उस नियम के तहत इस तरह की गतिविधियां रोकने का उसको अधिकार भी है, लेकिन वो खुद उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसा नहीं कह रहा। वो योगी आदित्यनाथ से नहीं कह रहा है कि आप इस यात्रा को रोकिए, बल्कि वो कोर्ट की तरफ जाकर कह रहा है कि नहीं होनी चाहिए। तो ये जिम्मेदारियों से भागना है केंद्र सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के तिकड़मे कर रही हैं। वो सोच रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यात्रा रुकेगी तो इसका भी वो
इसको भी वो चुनाव में भुना लेगी, भक्तों को कहेगी, कांवड़ यात्रियों को कहेगी कि हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। तो एक कानून का दुरुपयोग करना और इस महामारी के समय इस तरह के रवैया अख्तियार करना ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, ये जन विरोधी है। जिस अनुच्छेद 21 की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है उसके तहत जीवन का अधिकार सबसे प्रमुख होता है, यानी आप जिंदा रहेंगे तब बाकी चीज़ें होंगी, जात पात धर्म काम ये सब उसके बाद आते हैं। इसलिए लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकारों की होती है और सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि आप इसका ध्यान रखिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी विशेष शैली के लिए पहचाने जाते हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। गंगा में लाशें बहें, गंगे के किनारे रेतों में लाशों को दफनाना पड़े, इससे उनकी सेहत पर असर नहीं पड़ता है। बस उनका जो भगवा हिंदुत्व है वो चमकना चाहिए क्योंकि चुनाव लड़ना है। अगली खबर लेते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम की एक अदालत ने पटौदी में महापंचायत के दौरान जहरीला भाषण देने वाले राम भक्त गोपाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर यदि इस तरह के व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से घूमने और इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दी जाती है तो इससे समाज में सामाजिक सद्भाव भंग होगा। कोर्ट ने कहा कि आजकल धर्म या जाति के आधार पर जहरीली भाषा बोलने का फैशन सा बन गया है और पुलिस भी ऐसी घटनाओं से निपटने में असहाय दिखती है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के लोग जो आम लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करने और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में ऐसे लोग देश के लिए कोविड महामारी से अधिक खतरनाक हानिकारक हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जहरीली भाषा कमजोर लोगों के खिलाफ भेदभाव से लेकर बहिष्कार, अलगाव, हिंसा और नरसंहार तक के लिए जमीन तैयार करती है। कोर्ट ने जमानत याचिका को रद्द करते हुए कहा कि आरोपी के जहरीले भाषण जिसमें वो लड़कियों और एक विशेष धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों के अपहरण और हत्या के लिए भड़काता है, वो खुद में हिंसा है और इस प्रकार के लोग और भड़काऊ भाषण देश में एक सच्ची लोकतांत्रिक भावना के विकास में बाधा हैं। इससे आगे चलकर समाज का विनाश होगा क्योंकि लोग आपस में धर्म के आधार पर लड़ेंगे। एक बहुत ही शानदार जजमेंट, इसे फ्रेम करके इसकी कॉपी बनवाकर जगह जगह बांटी जानी चाहिए, देश भर की अदालतों को दी जानी चाहिए कि दरअसल वो जब इस तरह के मामलों में ढिलाई बरतते हैं, लापरवाही करते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं और ये इस तरह के आदेश क्यों ज़रूरी हैं, ये उन्हें पता चलना चाहिए। इस अदालत को, गुरुग्राम की इस कोर्ट को सलाम किया जाना चाहिए कि उसने बहुत समझदारी से इस घनघोर सांप्रदायिक और हिंसक व्यक्ति के खिलाफ, जो कि आपको याद होगा कि जामिया मिलिया के प्रोटेस्ट के दौरान पिस्तौल लेके घूम रहा था और उसे उस समय पुलिस ने रोका भी नहीं था, तो पुलिस की शह, भारतीय जनता पार्टी की शह और उस तरह के जो सांप्रदायिक संगठन हैं उनकी शह पर इस तरह के व्यक्ति इस तरह की हरकतें करते हैं और उन्हें जब रोका नहीं जाता है तो वो और भी आगे बढ़ के करते हैं, जैसा कि उसने फिर पटौदी की सभा में कहा, बहुत ही हिंसक और नफरत से भरी भाषा का इस्तेमाल कहा, जिसको कोर्ट ने कहा कि यह जहरीला भाषण था। तो इस तरह के व्यक्तियों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी दल का, किसी पार्टी का नेता हो, उस सब के खिलाफ इस तरह की चीज़ें करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कोर्ट ने एक मिसाल कायम की है, एक नज़ीर कायम की है और इसको आगे तमाम कोर्टों को ध्यान में रखकर अपने फैसले देते वक्त सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। पंजाबी कांग्रेस में अगली खबर का रुख करते हैं। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से दिल्ली में एक बार फिर से मुलाकात की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि इस बैठक में पंजाब मामलों के कांग्रेस पार्टी प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे। ये बैठक पंजाब पार्टी इकाई में बदलाव की खबरों के एक दिन बाद हुई है। खबरों के अनुसार सिद्धू को संगठन में अहम भूमिका मिल सकती है। हालांकि इसके साथ ही ये खबरें भी आ रही कि कैप्टन का धड़ा इससे काफ़ी नाराज़ है। सिद्धू की आला कमान से मुलाकात के बीच ही कैप्टन समर्थक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी का ट्वीट भी आ गया है, जिसमें
प्रदेश की आबादी का धार्मिक एवं जातीय आंकड़ा पेश किया गया है। तिवारी ने ट्वीट किया, पंजाब में 57.75% सिख हैं, 38.49% हिंदू हैं और 31.94% दलित समुदायों की आबादी है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि बराबरी सामाजिक न्याय की बुनियाद है। इस ट्वीट को सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ और किसी हिंदू नेता को ही इस पद पर बनाए रखने के पक्ष में लिया जा रहा है। तो ये आप देखिए कि पंजाब में इतने दिनों से लगातार अनबन चल रही है। ये पार्टी की जो अंतरकलह है पूरे दुनिया देख रही है और हाई कमान उसे सुलझा नहीं पा रहा है। हाई कमान बार बार सिद्धू के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो। पता नहीं सिद्धू को वो इतना क्यों प्रमोट कर रहे हैं और क्यों वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिढ़ा रहे हैं, बार बार इस तरह से मुलाकातें करके और फ़ोटो खिंचवाकर। और फिर हरीश तिवारी एक गोलमोल बयान देते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हो सकते हैं। तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जो प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं, प्रदेश सरकार की कमान संभाले हुए हैं, जिनको अगला चुनाव जिनके कंधों पर लड़ा जाना है, उनको कमज़ोर करने के लिए राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी ये जो काम कर रहे हैं, दरअसल अमरिंदर को नहीं कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू का अपना कोई जनाधार नहीं है। जनाधार कैप्टन अमरिंदर सिंह का है। नवजोत सिंह सिद्धू केवल बोल रहे हैं, केवल बयानबाजी कर रहे हैं और अपनी बयानबाजी से पार्टी के अंदर कलह को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन उनको बरसने के बजाय, उनको रोकने के बजाय कांग्रेस आला कमान ने अब उनके हौसले ही बढ़ाए हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक और घटिया किस्म की राजनीति है जो कांग्रेस में की लीडरशिप कर रही है और ये कांग्रेस के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है। इस विवाद का अगर जल्दी समाधान कांग्रेस हाईकमान ने न किया तो निश्चित रूप से पंजाब चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। अगली खबर लेते हैं। असम में पिछले 2 महीनों में 23 अपराधियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई हैं, जिसमें से 5 की मौत हो गई है। खास बात यह है कि इन सभी की कहानी एक जैसी ही है। जैसे इनको जिस दिन गिरफ्तार किया गया उसी दिन इन लोगों ने पुलिस से हथियार छीनकर छूटकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने गोली मार दी। इनको मवेशी तस्कर, बलात्कारी, हत्या, नशीली दवाओं की तस्करी, डकैती जैसे अपराधों के लिए पकड़ा गया है। इसके अलावा पिछले 2 महीनों में मुठभेड़ में 10 अन्य उग्रवादियों को भी पुलिस ने मार गिराया है। ये सब घटनाएं हेमंत बिस्व शर्मा के 10 मई को मुख्यमंत्री बनने के बाद की हैं। विपक्ष ने इसको लेकर सरकार को घेरा है और मामले को राज्यपाल तक ले गए हैं। इसके अलावा असम के मानवाधिकार आयोग ने भी इस मुद्दे का खुद ही संज्ञान लिया है। हालांकि मुख्यमंत्री शर्मा ने इस सख्त रवैये का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाना जारी रखेगी और वे इसके लिए किसी भी तरह की आलोचना झेलने को तैयार हैं। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा योगी आदित्यनाथ की नकल कर रहे हैं। वो असम के योगी आदित्यनाथ बनने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में वो ठोको नीति पर चल पड़े हैं और लगातार इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे वो बहुत कड़े प्रशासक होंगे, लेकिन उनकी कड़ाई दरअसल एक खास तरह की कड़ाई है जो लोकतंत्र विरोधी है, जो संविधान विरोधी है। और पुलिस को इस तरह से अधिकार दे देना कि आप पकड़ो और गोली मार दो, ये दरअसल जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि आप अपराधियों को अपराधियों के जो आरोपी हैं उनके आरोप सिद्ध होने के पहले भी उन्हें गोली मारकर ख़त्म कर सकते हो। जो कानून की प्रक्रिया है, किसी आरोप में आपने किसी को गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ आप केस और सबूत पेश करेंगे अदालत के सामने और अदालत तय करेगी कि वो अपराधी है या नहीं है। लेकिन यहाँ हेमंत बिस्व शर्मा चाहते हैं कि पुलिस उसका वहीं हिसाब किताब कर दे और पुलिस ने यह काम करना शुरू कर दिया है। आप जानते हैं कि पुलिस किसी भी फर्जी एनकाउंटर को एनकाउंटर का रूप दे सकती है। किसी के पर भी कह सकती है कि वो हथियार लेकर भाग रहा था, छूट कर भागने की
कोशिश कर रहा था। ख़ास बात यह है कि जितने भी लोगों पर ये गोलियां चलाई गई सब हथकड़ियों में थे, हैंडकफ्ड थे, तो इसका मतलब है वो हथियार छीनने की स्थिति में भी नहीं थे। और ऐसा क्या हो गया कि 1-1.5 महीने के अंदर ही ये सारे तमाम आरोपी हथियार छीनकर भागने लगे और उन पर गोलियां चलने लगीं। तो ये साफ है कि हेमंत बिस्व शर्मा एक सांप्रदायिक, घनघोर सांप्रदायिक और अलोकतांत्रिक राजनीति कर रहे हैं। सांप्रदायिक इसलिए कि ये एक बहानेबाजी है कि जिन्हें मवेशी तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है, या ख़ास तौर पर इनमें ज़्यादातर मुस्लिम भी हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो जो असम में पोलराइजेशन का खेल वो खेल रहे हैं, ये उसका हिस्सा है। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान के तहत कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची। इस दौरान वो प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों और जिला शहर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। प्रियंका के लखनऊ आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर को होर्डिंग से पाट दिया है। प्रियंका हर महीने ज़्यादातर दिन अब लखनऊ में रहेंगी। कांग्रेस के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इतने बड़े राज्य के चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है और कांग्रेस के पास प्रियंका और राहुल गांधी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। लेकिन राज्य की प्रभारी होने के नाते प्रियंका के कंधों पर ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। प्रियंका लखनऊ में पूर्व राज्यपाल और पार्टी की वरिष्ठ नेता रही शीला कौल के आवास में रहेंगी। इस आवास में रंग रोगन से लेकर बाकी जरूरी काम कर दिए गए हैं और इसे प्रियंका की कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग बैठकों के लिए भी तैयार कर दिया गया है। तो प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वहां क्या करेंगी? प्रियंका गांधी बहुत देर हो गई है। आप जब पहुंची हैं तब तक बहुत सारी चीज़ें ज़मीन पर बदल चुकी हैं और अब जो वक्त है उसमें आप कितना बदल पाएंगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लोगों के दिमाग में है, क्योंकि पार्टी ज़मीनी स्तर पर लगभग ख़त्म हो गई है। कुल 6-6.5% का वोट रह गया है और आपके पिछले चुनाव में केवल 7 MLA जीत कर आए थे। इस पूरे बिसात को पलटने के लिए जिस तरह की तैयारी, जिस तरह की मेहनत की ज़रूरत थी, वो आपने नहीं दिखाई है। आप दिल्ली से बैठकर ट्वीट करती रही हैं, कुछ एक मौक़ों पर आप घर से बाहर भी निकली हैं और ये भी कहा जा सकता है कि कोरोना की वजह से भी कुछ सीमाएं बंध गई थी, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश की बाजी को उलटने के लिए कोई नई रणनीति अख्तियार की हो, कुछ नया सोचा हो, वो अभी तक दिखा नहीं है। इसलिए न कांग्रेसियों को और न ही किसी और को आपसे कोई उम्मीद है, बल्कि ऐसा लगता है कि एक और हार की तैयारी में कांग्रेस जुटने जा रही है। अगर अगले 1-2 महीने में कोई बड़ा फेरबदल, कोई बड़ी स्ट्रेटजी सामने नहीं आती कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से, तो ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस चौथे नंबर की खिलाड़ी वैसे भी है और वो इस चुनाव में भी कुछ खास करने में कामयाब नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।